हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं द नेशन फाउंडेशन चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा पिछला लेक्चर आपने जरूर देखा होगा, तभी आपकी कंटिन्यूटी बन पाएगी। तभी आपको लगेगा कि पिछले लेक्चर में अगले लेक्चर का क्या निस्बत है, क्या रेफरेंस मिलेगा आपको पिछले वीडियो से अगर आप अगली वीडियो को देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप द नेशन फाउंडेशन चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इन वीडियोस की जरूरत है, और आप खुद भी इस वीडियोस को एक उस मोड में पढ़िए जैसे आपको कल ही या परसों ही आपको फिर से इसी पर्टिकुलर लेक्चर का टेस्ट अटेंड करना हो। दोस्तों, ये बिल्कुल हम उस तरह से वीडियो आपको दे रहे हैं जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं, तभी जाके आपका कुछ होने वाला है। अगर हमारी वीडियोस को आप लेक्चर मोड की तरह ही देखेंगे तो आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाले। बच्चों, आपको बहुत फोकस करके पढ़ाई करनी है क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे। तो आप समझिए कंपटीशन कितना टफ है, कितने लोगों को पीछे करके आपको आगे जाना है। इसका मतलब कि आपको बाकियों से बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। हम ये वीडियोस आपके लिए इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको किताब में टाइम ज्यादा ना देना पड़े, वही चीज कम समय में और ज्यादा आपको मिले। चलिए देखते हैं आगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस की या एंजाइम कैटालिस्ट की। बच्चों, एंजाइम कैटालिस्ट कुछ नहीं होता है। जो एंजाइम होता है वो एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, खासतौर से जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, जो डाइजेशन का रिएक्शन हमारे स्टमक में होते हैं, इसमें एक एक चीज के लिए अलग अलग एंजाइम है बच्चों, और वो एंजाइम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अंजाम देते हैं। एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम ने जो सेलुलोज का डाइजेशन कर रहा है वही प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है, उसकी कुछ खास बातें क्या हैं और कहां से क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। आइए देखते हैं इस लेक्चर में। जैसा हमने बताया आपको कि एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। वन एंजाइम will only work on one product. एक प्रोसेस पे काम करेगा, एक रिएक्शन पे काम करेगा। एक एंजाइम दो दो रिएक्शन को डील नहीं करेगा। That is the specificity of an enzyme. नेक्स्ट है all enzymes are protein. ये कहावत है, आप हमेशा से 9th से 10th से 11th 12th में आप पढ़ते आ रहे हैं। All enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. Clear? All enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. Clear? इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता। जो किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। ये चीज हमने आपको एज ए एक्सेप्शन दिखाया हुआ है। This is the exception for the statement that we say all enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. There is a one exception, that ribozyme is an enzyme which is not made up of protein, but it is made up of RNA. Enzymes are complex. ये important line है आपके लिए। Enzymes are complex nitrogen. Enzymes are complex नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सल्फर के नहीं बने होते, नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। और कौन बनाता है इनको? लिविंग एनिमल और प्लांट बनाते हैं। तो एंजाइम कैसे होते हैं? ये एक नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लिविंग एनिमल और प्लांट्स के द्वारा। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या है? अभी ऊपर पढ़े थे, एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे?
इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही हाई होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल कहिए के होते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के। और ये लोग, खास बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, कि एंजाइम प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। और खास बात क्या है, ये एंजाइम जब पानी में घुलते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एंजाइम्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल का इसके बाद लेक्चर आने वाला है। कोलाइडल में हम आपको बताएंगे कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडिया क्या होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं, बट हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहां आपको ये जानना जरूरी है कि एंजाइम जब पानी में मिला दिए जाते हैं, पानी के साथ जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैसे होते हैं? वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। एंजाइम्स आर टर्म्ड एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम को और क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। एंजाइम्स आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और इसीलिए इस घटना को जहां पे बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होते हैं, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्लियर है? तो हमने यहां पे 3-4 बातें सीखी। पहली क्या है कि एंजाइम क्या है? हमने कहा एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को लीड करता है। फिर हमने आपको बताया कि जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब एंजाइम के द्वारा कैटलाइज की जाती हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एक एक्सेप्शन हमने बताया, राइबोजाइम, याद रखिएगा। एंजाइम कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं? नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। और एंजाइम जब पानी में घुलते हैं तो कैसा सोल्यूशन बनाते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। रिएक्शन को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए और जीन्स लगी हुई है और जीन्स की रेट है सपोज करो कि 1000 रुपया या 999 रुपया। अब 999 रुपए की जीन्स वही आदमी खरीदेगा जिसके पास या तो 999 रुपया हो या उससे ऊपर हो, लेकिन जिसके पास 999 रुपए से कम है वो बेचारा जीन्स नहीं खरीद पाएगा। वही बात है। इसका मतलब कि जो ग्राहक आए थे वो खरीद के परमानेंट ग्राहक में, या कह लो कि प्रोडक्ट बिकने में वो उतने ही ग्राहक यूज होंगे या कन्वर्ट होंगे जिनके पास 999 रुपया होगा। सेम कंडीशन यहां पे है। उतने ही प्रोडक्ट, उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा जिनके पास जरूरत भर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी। तो अगर मान लो कि जो जीन्स 999 रुपए की थी उसका दाम घटा के 500 रुपया कर दिया जाए, तो अब तो जिनके पास 500 रुपया वो भी वो जीन्स खरीद सकते हैं, यानी वो जीन्स अब ज्यादा बिक जाएगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। देखिए, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ टू फॉर्म द प्रोडक्ट। देखिए, हम आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं। सपोज करिए कि ये एक्टिवेशन एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। यहां पर मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है ये, और ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। H2O2 कन्वर्ट हो रहा है वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। यहां पे अभी कैटलिस्ट का यूज नहीं हुआ है। ये बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन जब होती है तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी होती है 76 किलो जूल। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है? 76 किलो जूल। तो देखिए कि जब यहां से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो ये इस तरह से इस पाथ को होता हुआ फिर यहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है? 76 किलो जूल। लेकिन जैसे ही हम इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और ये कैटलिस्ट क्या है? I-। कौन सा कैटलिस्ट है? I-। कैटलिस्ट का यूज करते ही हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी 57 किलो जूल हो जाती है। कितनी? 57 किलो जूल हो जाती है। वही बात है, जीन्स का रेट घट गया, अब ज्यादा लोग जीन्स खरीद पाएंगे,
तो यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी 76 किलो जूल थी, कैटलिस्ट ने उसका रेट घटा दिया। और देखिए कैटलिस्ट ने उसका क्या किया, एनर्जी की वैल्यू घटा दी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू घट गई, 76 किलो जूल से 57 किलो जूल पे आ गई। और ये अब क्या होगा कि इस रास्ते से ना प्रोडक्ट बन के अब प्रोडक्ट इस रास्ते से बनेगा और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यही कह रहा है कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ टू प्रोडक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। देखिए अल्टरनेट, पहला रास्ता ये फैलाने का, अभी दूसरा रास्ता इन्होंने दे दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भैया अगर मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, यहां पे अगर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ना कि इसकी एनर्जी को वो बढ़ाता है, ना कि इसकी एनर्जी को वो बढ़ाता है, बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। तो याद रखिएगा कि कैटलिस्ट नेवर चेंज, कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a catalyst does not initiate any chemical reaction। एक कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में जब आता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ना कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में, साइंस में एक्सेप्शन हर जगह है, तो यहां पे भी एक्सेप्शन है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के साथ कि अगर जो हमारा हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से 25 डिग्री सेल्सियस तक कभी नहीं होता। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रखे जाएं 25 डिग्री सेल्सियस तक, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें, सालों तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में प्लैटिनम वायर को मिला दिया जाए जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, तो हम देखेंगे कि प्लैटिनम वायर मिलाते ही रिएक्शन एकदम फटाक से स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन विल स्टार्ट इमीडिएटली और इसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना हाई हो जाता है कि रिएक्शन क्या कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि एक कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, बल्कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 25 डिग्री पे अगर है तो बिना कैटलिस्ट के इनमें सालों तक कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर प्लैटिनम वायर को इस मिक्सचर में डाल दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ जाएगा कि ये एक्सप्लोड कर जाएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें कैटलिस्ट की बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह नेशन फाउंडेशन के वीडियोस को देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल।